महाराष्ट्र में लॉकडाउन पर सियासत शुरू। सीएम उद्धव ने दिए लॉकडाउन लागू करने के संकेत। एनसीपी बीजेपी ने किया इसका विरोध। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला हुए कोरोना पॉजिटिव। फारूक के बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर दी जानकारी। पूरा परिवार हुआ क्वारंटीन। बंगाल असम में दूसरे दौर के प्रचार का आखिरी दिन आज। नंदीग्राम में सीएम ममता बनर्जी और गृह मंत्री अमित शाह रोड शो में झोंकेंगे ताकत। और महाराष्ट्र के नांदेड़ में होला मोहल्ला रोकने पर पुलिस पर हुआ हमला। हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल। वाहनों में भी हुई तोड़फोड़। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। देश में बढ़ रहा कोरोना का संकट हर किसी की चिंता बढ़ा रहा है और ऐसे में सबसे ज्यादा खतरा महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ आ रहे नए कोरोना के मामलों की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है और ऐसे में राज्य में सख्ती बढ़ गई है, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। और इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसके संकेत दिए थे, लेकिन अब पूर्ण लॉकडाउन के खिलाफ आवाजें भी उठ रही हैं। और यहाँ महाराष्ट्र में बीते एक हफ्ते में ही 1 लाख से अधिक मामले सामने आ चुके हैं और ऐसे में कई जिलों में अपने स्तर पर पूर्ण लॉकडाउन लगा दिए हैं। वहीं संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्यों को अधिकारियों को पूर्ण लॉकडाउन के ऑप्शन खुले रखने के निर्देश दिए थे। और ऐसे में उद्धव ठाकरे का कहना था कि राज्य में लोग गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। उधर बीजेपी नेता माधव भंडारी ने सीएम ममता बनर्जी और शिवसेना नेता संजय राउत पर हमला करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए दिखवाते हैं। ममता बनर्जी पराजय की संभावना से, पराजय की एहसास से अपना संतुलन पूरी तरह से खो चुकी है। गुंडे किसके हैं, किसको मार रहे हैं, ये तो सारी दुनिया देख रही है। जैसे पिछले 6 महीने में चुनाव का माहौल पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ तो भाजपा के 130 से अधिक कार्यकर्ता और पदाधिकारी नेता मारे गए। हमने उसकी सारी सूची जो है वो जारी की है। भाजपा ने इसका जवाब शांति से ही दिया है, अहिंसा से ही दिया है और अपने लोकतांत्रिक अधिकार जताने के लिए और जनता को लोकतंत्र का एहसास दिलाने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करने की सारी कोशिशें भाजपा लोकतांत्रिक तरीके से कर रही है। कुछ लोगों को आदत होती है हर चीज़ के बारे में मैं एक पंडित हूँ ये दिखाने की, और शायद ये वक्तव्य भी उसी तरह का वक्तव्य है। पर सर कहीं ना कहीं लगता है कि इस पूरे प्रकरण में जब सरकार फंसती नजर आ रही है तब इस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं, क्योंकि पहले तो सब कन्नी काट चुके थे कि 3 बजे हमारा शिवसेना से कोई संबंध ही नहीं 3 बजे का। इसीलिए तो मैंने कहा कि शुरुआत में जो वक्तव्य किए जा रहे थे उसके सारे रिकॉर्डिंग तो सभी के पास उपलब्ध है। वो एक बार खुद ही पीछे जाकर देखे कि क्या क्या कहा था। और अब जैसे सचिन वाजे का फंदा गले में पड़ गया है और वो दिन ब दिन कसता जा रहा है, तब ये बताना शुरू हो गया कि देखो मैं तो पहले से कह रहा था, मेरा किसी ने सुना नहीं। तो हर एक अपने पल्लू झाड़ने की कोशिश कर रहा है, ये इसका। उधर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला कोरोना पॉजिटिव पाए गए और ऐसे में फारूक के बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। तो यहां फारूक ने कोरोना पॉजिटिव होने के बाद पूरा अब्दुल्ला परिवार क्वारंटीन हो गया है और इसी के साथ ही उमर ने संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन होने की सलाह दी। तो यहाँ उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके कहा कि मेरे पिता कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, उनमें कुछ लक्षण दिख रहे हैं। जब तक हम खुद का टेस्ट नहीं करवाते तब तक मैं परिवार के साथ अन्य सदस्यों के साथ क्वारंटीन रहूंगा। और ऐसे में उन्होंने कहा कि मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि पिछले कुछ दिनों में हमारे संपर्क में आए सभी लोग अनिवार्य सावधानी बरतें।
कश्मीर घाटी में सोमवार को बारिश हुई और इसी के साथ ही भारी बर्फबारी के साथ लोगों को आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और इसी के चलते लोगों के लिए रास्ते से बर्फ को हटाने का काम लगातार जारी है। और ऐसे में आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया था। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। दरअसल दिल्ली में तापमान बढ़ता ही जा रहा है। उधर मणिपुर सरकार ने सीमावर्ती जिलों को ये निर्देश दिया कि म्यांमार से आने वाले शरणार्थियों के लिए रिफ्यूज कैंप न खोला जाए। ऐसे आदेश में लेकर 5 जिलों के कमिश्नर्स को चिट्ठी लिखी गई और ऐसा सरकार ने कहा कि सिर्फ मानवीय या फिर मेडिकल जरूरत के आधार पर ही लोगों को भारत में आने दिया जाए। और ये चिट्ठी मणिपुर के गृह सचिव एच ज्ञान प्रकाश की ओर से लिखी गई, जिसमें उन्होंने कहा कि सैन्य तख्ता पलट के बाद म्यांमार के नागरिक भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में जिलों को निर्देश दिया गया कि उन्हें देश में ना घुसने दिया जाए और इन शरणार्थियों के लिए ना राहत शिविर बनाया जाए और ना ही खाने पीने का इंतजाम किया जाए। दरअसल यहाँ म्यांमार के शासक जनता पर दमनकारी रवैया अख्तियार करते हुए ऐसे में शुक्रवार को तांबू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में म्यांमार के नागरिकों ने भारत की सीमा में घुसने की कोशिश की और जिसमें बड़ी तादाद में बच्चे और महिलाएं भी थी। हालांकि इन्हें आने नहीं दिया गया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गोली लगने के चलते 3 लोग भारत की सीमा में मदद के लिए पहुंच गए। फिलहाल इन तीनों का मणिपुर में इलाज चल रहा है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान के बाद अब राष्ट्रपति आरिफ अलवी भी कोरोना संक्रमित पाए गए। उन्होंने चीनी वैक्सीन की पहली डोज ली थी, तो यहाँ खुद अलवी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा है कि कोविड-19 से संक्रमित पाया गया हूँ, ऐसे में अल्लाह सभी कोरोना प्रभावित पर रहम करे। मैंने वैक्सीन की पहली डोज ली थी, लेकिन दूसरे डोज के बाद एंटीबॉडीज बनना शुरू होता है, जो कि अगले सप्ताह लगने वाला था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कृपया सावधानी बरतें। वैसे पाकिस्तान में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले फिर से उछाल देखा जा रहा है और जिसके चलते मद्देनजर राजधानी इस्लामाबाद के अलावा पूर्वी पंजाब प्रांत के अति संवेदनशील इलाकों में 1 अप्रैल से 2 हफ्ते के आंशिक लॉकडाउन का ऐलान भी किया गया है। वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन लगातार जारी है और ऐसे में किसान कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों का जमावड़ा लगातार जारी है और अब किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर अपनी सुविधाओं के लिए सोलर पैनल लगाया है। वहीं बिजली की सप्लाई में कोई दिक्कत न आए, इसी को देखते हुए सोलर पैनल लगाया गया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में कोरोना वायरस महामारी की वजह से जुलूस निकालने की इजाजत नहीं देना पुलिस कर्मियों को भारी पड़ गया और ऐसे में तलवारों से लैस सिखों की भीड़ ने सोमवार को पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया, जिसमें 4 पुलिसकर्मी जख्मी बताए जा रहे हैं। वहीं इस वारदात की जानकारी एक अधिकारी ने दी। तो यहाँ पुलिस कर्मियों पर 300 लोगों ने हमला किया है और इस वारदात में कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो यहाँ ये पूरा मामला महाराष्ट्र के मुंबई का बताया जा रहा है कि जहाँ सिखों ने पुलिस कर्मियों पर हमला किया और इस बीच 300 लोगों द्वारा हमला किया गया और इस हादसे में बताया जा रहा है कि 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। और ये पूरा नज़ारा आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिसकर्मियों को घायल किया गया। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अब बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਲਿਸੀ 4 ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 72000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए यूपी के मथुरा में बलदेव पुलिस पर शराबियों ने हमला किया। जानकारी के मुताबिक पुलिस झगड़ा शांत कराने गई थी और उस वक्त पुलिस पर शराबियों ने हमला किया। तो यहां घटना में पुलिस टीम के दरोगा और सिपाही घायल बताए जा रहे हैं। तो यहां फिलहाल पुलिस ने 3 लोगों को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया और कार्रवाई में जुट गई। मथुरा के थाना बलदेव में आज एक सब इंस्पेक्टर अपने साथी पुलिस कर्मियों के साथ एक झगड़े की सूचना पर जा रहे थे। तभी ग्राम नंगला साझा के चौराहे पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से मदिरा का विक्रय व सेवन किया जा रहा था। इसकी जांच करने के लिए जब वह मौके पर गए तो कुछ अराजक तत्वों द्वारा पुलिस टीम पर हमला किया गया, जिसमें सब इंस्पेक्टर व अन्य पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। सूचना पाते ही तमाम पुलिस फोर्स व अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस घटना से संबंधित गंभीर धाराओं में एक अभियोग थाने पर पंजीकृत कर लिया। उधर चाकिसान के तुजाम्बे में आज से हो रहे हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन के दौरान भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों से फिलहाल अलग से मुलाकात करने का कोई कार्यक्रम नहीं है। तो यहाँ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी ने इस बात की जानकारी दी। तो यहाँ भारत के साथ किसी बैठक को लेकर कोई रूपरेखा तैयारी नहीं की गई। दरअसल इस सम्मेलन में दोनों देशों समेत 15 देशों के विदेश मंत्री भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि 2.5 साल के अंतराल के बाद नई दिल्ली में हुई भारत पाक सिंधु जल आयोग की बैठक के बाद ये संभावना जताई जा रही है कि दोनों देशों के विदेश मंत्री इस सम्मेलन के इतर एक दूसरे के साथ बैठक कर सकते हैं, क्योंकि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने पाक पीएम इमरान खान के कोरोना पॉजिटिव होने पर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की थी। देश में 5 राज्यों में जारी चुनाव से इतर हर किसी की नजरें महाराष्ट्र की राजनीति पर टिकी हैं और बीते कुछ दिनों में यहां हलचल तेज हो रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि मौजूदा वक्त में मराठी राजनीति के धुरी माने जाने वाली एनसीपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार की तबीयत खराब है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन कर शरद पवार का हालचाल जाना और ऐसे में खुद शरद पवार ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाल जानने के लिए शुक्रिया अदा किया। और ऐसे में सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने शरद पवार को फोन किया और उनका हालचाल जाना। और इसी के अलावा उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, कमलनाथ समेत अन्य दिग्गजों ने भी पूर्व केंद्रीय मंत्री का हाल जाना। तो यहाँ जहां शरद पवार फिलहाल उनकी स्थिति नाजुक चल रही है, तो उस बीच तबीयत खराब होने के बाद अब शरद पवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ऐसे में पीएम मोदी समेत कई दिग्गजों ने शरद पवार का हाल जाना है। और ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर उनका हालचाल जाना और ऐसे में इस बात की जानकारी उन्होंने खुद दी। तो बता दें आपको कि फिलहाल शरद पवार की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो उसी बीच तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। उधर बंगाल और असम में दूसरे दौर की वोटिंग 1 अप्रैल को होनी है और ऐसे में इस दौर के लिए चुनाव प्रचार आज थम जाएगा और दूसरे चरण में बंगाल की 30 और असम की 39 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। वहीं पश्चिम बंगाल में प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टी के दिग्गज चुनावी सभाओं में दिखेंगे और यहां हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम में खुद सीएम ममता बनर्जी चुनावी सभा करेंगी, तो असम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दम दिखाएंगे। और ऐसे में ममता बनर्जी को नंदीग्राम के चुनावी अखाड़े में चुनौती दे रहे सुवेंदु के पक्ष में अमित शाह मेगा रोड शो करेंगे। और ऐसे में मिथुन चक्रवर्ती नंदीग्राम में 4 जगहों पर शुवेंदु के लिए वोट मांगेंगे, तो वहीं पीयूष गोयल और दिलीप घोष प्रचार में हिस्सा लेंगे। वहीं कर्नाटक में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अगले 15 दिनों तक राज्य ने सभी तरह के धरने प्रदर्शन को बैन लगा दिया है और ऐसे में मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने फिलहाल लॉकडाउन की आशंका को सिरे से नकार दिया है। हालांकि सीएम ने लोगों से मास्क पहनने और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि जो ऐसा नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चलें कि कोविड के मामलों की समीक्षा के बाद सीएम येदियुरप्पा ने कहा कि बेंगलुरु में कोविड के बढ़ते मामले चिंता का विषय है और ऐसे में एहतियात बरतने की जरूरत है। दरअसल यहां अकेले बेंगलुरु में कोविड के औसत 1370 मामले सामने आ रहे हैं।
और जिसने प्रशासन के होश उड़ा रखे हैं। तो यहाँ कर्नाटक में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में बढ़ते मामलों को देखकर धरना प्रदर्शन पर सरकार ने बैन लगा दिया है। और एक तरफ जहां मामले लगातार बढ़ रहे हैं और आए दिन कोरोना का ग्राफ भी कहर भर पा रहा है, तो लगातार स्थिति भी बेलगाम होती दिखाई दे रही है। और इस बीच सरकार ने भी फैसला लिया और साथ ही लोगों से अपील की कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और इसी के साथ होली त्योहार के लिए भी अपील की गई कि घर पर ही सुरक्षित होली मनाएं। और इस बीच अब सरकार ने जो फैसला लिया है उसमें धरना प्रदर्शन पर बैन लगा दिया गया है। हालांकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं और उस बीच दूसरी लहर का भी आगमन हो चुका है और इसी बीच सरकार ने फैसला लिया है। या लेंगे छोटा सा ब्रेक, अब बने रही एएनबी न्यूज के साथ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ। ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 21 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 71,640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ। 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने बंगाल चुनाव को लेकर बयान देते हुए कहा कि किसी राजनेता की हत्या गलत है। ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। कि बंगाल के चुनाव में जो परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है, ये बंगाल के ही लोगों को नहीं, पूरे देश को सोचना होगा कि ये जो एक पूरा नैरेटिव है डबल इंजन, तो सहकारी संघवाद वगैरह को खारिज करता। हम कहीं ना कहीं, माफी के साथ कहूंगा, सिंगल पार्टी मेजॉरिटेरियन स्टेट की ओर बढ़ रहे हैं। कमोबेश मैं समझता हूं कि चाइना मॉडल की तरफ, और ये उचित नहीं है। हर राज्य की अपनी विविधता है। आप वहां जाकर के कहें कि KG to PG एजुकेशन फ्री, इतने पैसे, तो बिहार ने क्या बिगाड़ा, उत्तर प्रदेश ने क्या बिगाड़ा, राजस्थान ने क्या बिगाड़ा। एक समेकित सोच होनी चाहिए। उस संदर्भ में आप ममता जी के बयान को देखिए कि हत्या, चाहे बड़े नेता हो, छोटे नेता हो, आम कार्यकर्ता हो, किसी भी दल का हो, किसी भी विचारधारा को, ये हिंसा की जुबान हमारी जुबान नहीं रही है, ये होनी भी नहीं चाहिए। सन 47 के बाद से हमने एक अलग सिविलाइजेशनल लैडर पर चलना शुरू किया। बीते कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूं कि हमने वो सीढ़ी उठा के फेंक दी है और अलग अलग राज्यों में, अभी मैं तो कहूंगा ईश्वरचंद विद्यासागर की मूर्ति का जो वैंडलिज्म जो हुआ था, वो कौन लोग थे, वहां से मैं एक शुरुआत देखता हूं। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज 4 दिन बाद कमी देखी गई और ऐसे में मंगलवार को दिल्ली में पेट्रोल प्रति लीटर 22 पैसे कम हो गया। और वहीं पेट्रोल डीजल में पेट्रोल की बात करें तो 90.56 रुपए पर आ गया और वहीं डीजल की बात करें तो डीजल 23 पैसे कम हो गया और उस बीच 80.87 रुपए प्रति लीटर पर आ गया। और ऐसे में कच्चे तेल के बाजार में भी थोड़ी नरमी है और इससे पहले तेल कंपनियों ने पिछले हफ्ते गुरुवार को लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल कीमतों में कटौती की थी। वहीं बुधवार को करीब 24 दिन के बाद तेल कंपनियों ने रेट में कटौती की और इन 2 दिनों में दिल्ली में पेट्रोल 39 पैसे और डीजल 37 पैसे सस्ता हुआ और फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल 90.56 रुपए और डीजल 80.87 रुपए प्रति लीटर पर आ गया है। और ऐसे में मुंबई में पेट्रोल 96.96 रुपए और डीजल 87.96 रुपए लीटर हो गया है। तो यहाँ आज फिर पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती की गई। तो बता दें आपको कि लगातार जहां पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा था, तो अब इस हफ्ते पेट्रोल डीजल में कुछ कमी दिखाई दे रही है। तो यहाँ कच्चे तेल के बाजार में नमी दिखाई दे रही है। तो यहाँ लगातार जहां पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो रहा था, तो वहीं आज पेट्रोल डीजल कीमतों में कटौती की गई है। तो वहाँ आम जन जहां
पेट्रोल डीजल के कारण काफ़ी ज़्यादा परेशानी में दिख रहा था, तो वहीं आज आम जन को कुछ राहत मिलने वाली है। लगातार पेट्रोल डीजल के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। गर्मी का महीना अभी शुरू हुआ है और ऐसे में मार्च अभी बीता भी नहीं है, लेकिन राजधानी दिल्ली का गर्मी से बुरा हाल है। दरअसल यहां दिल्ली में गर्मी का 76 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। वहीं 76 साल में पहली बार ऐसा हुआ जब दिल्ली का पारा 40 को पार कर गया। और वहीं सोमवार को दिल्ली में तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और यहां 1945 में 31 मार्च को तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। यानी कि अब दिल्ली में लू भी चलने लगी है, तो आमतौर पर अप्रैल के आखिरी में चलती है। और ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि मंगलवार और बुधवार को तेज हवाओं को चलने से दिल्ली वालों को गर्मी से राहत मिल सकती है। उधर यूपी के शाहजहांपुर में होली के मौके पर निकले जाने वाला पारंपरिक लाट साहब का जुलूस इस साल भी पूरे जोश के साथ निकाला गया और ऐसे में एक व्यक्ति को लाट साहब बनाकर भैंसा गाड़ी पर बिठाया गया और वहीं उनका मुंह काला किया गया। लेकिन यहाँ पर इस दौरान लोग साहब और लाट साहब की जय के नारे लगाते दिखे। और ऐसे में होली की मस्ती और आनंद के लिए निकाले जाने वाले इस जुलूस के दो रूप हैं और यहाँ एक बड़े लाट साहब की सवारी है जो कि फूलमती मंदिर से शुरू होकर बंगला तक जाती है और इसी के साथ ही अलग छोटे लाट साहब की सवारी भी निकलती है और इसी के साथ बड़े लाट साहब की सवारी को शहर कोतवाल सलाम कर उन्हें शहर का आपराधिक ब्यौरा और अन्य जानकारी देते हैं। कुछ लोगों के मुताबिक शाहजहांपुर में ये परंपरा 1729 से जारी है, लेकिन समय के साथ इसका स्वरूप काफी बदल गया है। उधर देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार एक बार फिर डराने लगी है और ऐसे में दिल्ली में कोरोना के 1900 से ज्यादा मामले सामने आए और वहीं स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 1904 नए पॉजिटिव केस सामने आए और ऐसे में इससे पहले पिछले साल 13 दिसंबर को एक ही दिन में 1984 संक्रमित मिले, यानी कि 106 दिन बाद फिर दिल्ली में एक दिन में 1900 से ज्यादा कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई। वहीं पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 6 मरीजों की मौत हुई है और ऐसे में दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट भी अब बढ़ने लगा है, यानी कि अब टेस्ट करने पर ज्यादा लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। वहीं सोमवार को यहां 2.70 पॉजिटिविटी रेट रहा, यानी कि अब 100 टेस्ट में 2.70 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चलिए आपको बड़ी खबर क्यों ले चलते हैं, तो बता दें आपको कि कोरोना का कहर लगातार जारी है। तो यहां देश भर में कोरोना की रफ्तार तेज दिखाई दे रही है। इस वक्त की अहम और महत्वपूर्ण खबर, IIM अहमदाबाद के 70 छात्र यहां कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो यहां देश में 24 घंटों में 56,000 नए केस सामने आए हैं। तो यहां 24 घंटों में 5,82,919 टीके लगाए गए। तो बड़ी खबर इस वक्त की तमाम दर्शकों के सामने है। देश भर में कोरोना की रफ्तार तेज दिखाई दे रही है। तो लगातार जहां कोरोना अपना कहर भर पा रहा है, उस बीच IIM अहमदाबाद के 70 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इस वक्त की अहम और महत्वपूर्ण खबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 24 घंटों में 5,82,919 टीके लगाए गए। तमाम दर्शकों के सामने इस वक्त की बड़ी खबर, देश भर में कोरोना की रफ्तार तेज दिखाई दे रही है। तो यहां बता दें आपको कि IIM अहमदाबाद के 70 छात्र स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी करिश्मा भारद्वाज जुड़ रही हैं। करिश्मा, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार कोरोना के मामले कहर भर पा रहे हैं और ऐसे में अब खबर सामने आई है कि IIM अस्पताल में छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। क्या कुछ जानकारी करिश्मा? मैं आपको बताना चाहूँगी कि देश में जिस तरीके से कोरोना की जो रफ्तार है उसमें ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं इसमें बड़ी लापरवाही लोगों की देखने को मिल रही है। अगर बात करें महाराष्ट्र के बाद, यानी कि गुजरात में कोरोना के जो मामले लगातार उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब अहमदाबाद के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की अगर बात करें तो वहाँ पर 70 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और अहमदाबाद नगर निगम के डिप्टी हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मेहुल आचार्य ने भी इस बात की पुष्टि की है कि इन्होंने यहाँ पर इतने कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो लगातार आपको बताते हैं, पहले भी हालांकि इसी इंस्टीट्यूट में
पहले भी छात्र पॉजिटिव मिले थे, स्टाफ पॉजिटिव मिले थे, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें सरकार की, तो सरकार भी इसको लेकर एक्शन मोड में है, लगातार लोगों से अपील भी कर रही है कि कोरोना को लेकर कोरोना को हल्के में ना लें इसको, क्योंकि कोरोना एक ऐसी घातक बीमारी है, महामारी है, जहाँ कहीं ना कहीं लोगों को भारी पड़ सकती है और आने वाले समय में लॉकडाउन की स्थिति भी जिस तरीके से देखने को मिल रही है, वो आने वाले समय में लॉकडाउन लग सकता है। जी साधना, रेशमा आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं और उस बीच अब 70 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए जाना एक बड़ी बात और अहम बात मानी जा रही है, और इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? साधना, मैं आपको बता दूं, पहले भी आपको बताया है कि IIM जो इंस्टीट्यूट में है, वहाँ पर 70 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें कुछ छात्र हैं और साथ ही स्टाफ भी है। तो वहीं अब जो हालात हैं 24 घंटे में कोरोना की जो रफ्तार है उसमें ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। 24 घंटे के अंदर 56,211 नए केस सामने आए हैं। और हालांकि दूसरी बात अगर टीकाकरण को लेकर करें, टीकाकरण वैक्सीनेशन का काम भी लगातार जारी है। 24 घंटों में फिलहाल 5,82,919 टीके लगाए गए हैं। तो दूसरी तरफ अगर बात करें महाराष्ट्र की, दिल्ली की और तमाम ऐसे राज्यों की जहाँ पर कोरोना में ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो फिलहाल अब जो अहमदाबाद में जो केसेस हैं उसमें भी अब रफ्तार देखने को मिल रही है। जिस तरीके से आपको बता दें कि IIM अहमदाबाद के 70 स्टूडेंट और स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रेशमा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।